हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है tute.com। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था आपकी बायोलॉजी का, जो कि था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी थी, सेल थ्योरी, डिस्कवरी पढ़ी थी सेल की। ठीक है, एंड यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझा था। सेकेंड लेक्चर में हमने सेल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि सेल एक्चुअली होता कैसे है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आगे ही कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, जिसे क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है मटेरियल्स की मूवमेंट करवाता है सेल के अंदर, मतलब कि जो मटेरियल बाहर जाने का होता है उसको बाहर भेजता है, एंड जो अंदर जाने का होता है अंदर उसको इनवर्ड मूवमेंट करता है, मतलब उसको अंदर भेज देता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, कि मतलब सिलेक्टेड मटेरियल को, जो सेल के काम का नहीं होगा मटेरियल, उसको बाहर करता है, और जो सेल के काम का होगा उसको अंदर करता है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं इसको। और क्या फंक्शन था? एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो आउटर लेयर थी सेल की। मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, दोनों सेल्स में होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। बट जो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सेल वॉल। वो क्या होती है? ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मतलब जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। अब एक जनरल सा स्ट्रक्चर कि ये मानो प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। अब ये क्या है? प्लांट सेल है। मैंने बताया था सबसे बाहर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बट वो है एनिमल सेल के लिए। प्लांट सेल में ये सबसे बाहर होती है सेल वॉल। तो प्लांट सेल में जो आउटर कवरिंग होगी वो सेल वॉल की होगी। फिर जो ये वाली रेड आपको दिख रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है सेल वॉल। अब जो ये सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स और लिपिड्स की। बट जो ये सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज की होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ कवरिंग होती है। टफ मतलब कि एकदम मजबूत कवरिंग होती है। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, प्लांट सेल को जो है ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है और आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, और नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग मतलब कि ये डेड सेल से बनी होती है। ये क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। ठीक है, सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, नॉन लिविंग होती है, और आउटर कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब मेन फंक्शन अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। रिजिडिटी या टर्जिडिटी भी बोल देते हैं। टर्जिडिटी भी है, वो भी क्या है? प्रोवाइड करती है सेल को। इतना समझ में आ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी? लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी हुई थी। सेल वॉल क्या है? सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी? लिविंग थी। ये क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में, प्लांट सेल में भी होती है, बट सेल वॉल जो होती है ओनली प्लांट सेल में ही होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सेल के। ठीक है, तो सबसे मेन स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? सीपीयू ऑफ अ सेल। क्यों बोलते हैं सीपीयू ऑफ अ सेल? बिकॉज जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर, कोई भी एक्टिविटी होती है, मटेरियल इन एंड आउट करना, कुछ भी करना होता है, वो न्यूक्लियस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब न्यूक्लियस को हम सीपीयू ऑफ द सेल भी कह देते हैं कि सारी जो फंक्शनिंग है किसकी? सेल की, वो क्या है? न्यूक्लियस परफॉर्म करता है, मतलब उसका न्यूक्लियस ध्यान रखता है। एक बार बेसिक सा स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियस का कैसा होता है। ये क्या है? अभी देखते हैं। ठीक है, ये क्या आपको दिख रहा है? ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ दिखता है सेल के अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा दिखता है सेल के अंदर न्यूक्लियस। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो ये जो आपको फ्लूइड पार्ट दिख रहा है, अब सेल के अंदर हमने क्या बोला था? सेल के अंदर भी एक फ्लूइड जेली लाइक पार्ट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ऐसे ही इस न्यूक्लियस का भी कोई जेली लाइक फ्लूइड होगा, कोई सब्सटेंस होगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं मूव कर रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म ये लिक्विड को कहते हैं। उसके बाद जो ये आपको दो स्ट्रैंड्स के बीच में, ये दो एनवेलप्स के बीच में ये पोर दिख रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। ओके, ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियोलस और ये है क्रोमैटिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये है इसको पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। तो ऐसा कुछ दिखता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। पहले यहाँ पे जो ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये है न्यूक्लियर पोर। इसका जो लिक्विड है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन्स, एंड जो ये बाहर आउटर कवरिंग दिख रही है आपको, ये है न्यूक्लियर एनवेलप। इतना समझ में आ गया सबको? हाँ जी, ठीक है। अब एक एक करके इनके फंक्शन जो है हम देखते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, सबसे पहले न्यूक्लियर पोर।
आपको क्या लगता है न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होगा? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, वो क्या करती थी? मटेरियल्स को इन एंड आउट करती थी। ऐसे ही ये न्यूक्लियर पोर जो है ये मटेरियल्स का जो है इन एंड आउट करवाता है, मतलब कि यूजफुल मटेरियल्स को अंदर एंड जो वेस्टफुल मटेरियल्स है उसको बाहर, मतलब कि इस पोर के थ्रू ही सारे सब्सटेंसेस, सारे मटेरियल जो है इन एंड आउट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर में समझ में आ गया। क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स करता है। कैसे करता है? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स करता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड है, एक जेली लाइक फ्लूइड है, जिसमें सारा जो ये मटेरियल दिख रहा है आपको, ये जो होता है अंदर उसके अंदर ही डिसॉल्व होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक फ्लूइड। जैसे साइटोप्लाज्म था, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसके बाद है ये न्यूक्लियोलस, ये छोटा सा स्ट्रक्चर, ये इसका वर्क क्या होता है? इसमें सारे क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम जो हैं वो स्टोर होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जितना भी जेनेटिक, वैसे तो न्यूक्लियस पूरा ही जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, बस इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? डीएनए है। और आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्या कंटेन करते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए जो आपको अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड होके मिला होता है, आपके पेरेंट्स से मिला होता है आपको डीएनए, ठीक है। फिल्म्स में देखा हो ना, कई बार मूवीज में देखते हैं डीएनए टेस्ट कराओ, तो ये वही वाला डीएनए है जो आपको पेरेंट्स से इनहेरिटेड होके मिला है, पेरेंट्स से ही मिला है। आप जो डीएनए आपके पेरेंट्स के अंदर है, आपके ब्रदर या सिस्टर के अंदर है, वही डीएनए आपके अंदर है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? ये बेसिकली एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इससे जो है एक पार्ट अटैच्ड होता है, एक कंपोनेंट अटैच होता है, दैट इज ईआर। ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि कैसे अटैच होता है वो, उसका क्या वर्क होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक उसकी एनवेलप कह सकते हैं, पर ये अगर न्यूक्लियस की है तो उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहेंगे, बट अटैच किससे होती है? ये ईआर से होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब ये एक डीएनए की स्ट्रैंड जो होती है, स्ट्रैंड मतलब कि एक डीएनए की जो ये लाइन होती है हमारे किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर जो है ये डीएनए की स्ट्रैंड होती है। क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? अच्छा,
ऐसे दिखते हैं कुछ क्रोमोसोम, तो इसके अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस डीएनए की एक स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, जो आपको अपने एंसेस्टर्स से मिले हैं, जीन, ठीक है, जो आपको अपने पूर्वजों से मिले हैं। तो जो आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके भी पेरेंट्स के, उनके जीन जो हैं आपके अंदर होते हैं। तो एक डीएनए की एक स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो कि क्या होती है? रॉड शेप्ड होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? न्यूक्लियस सब कुछ। फिर अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? सीपीयू ऑफ द सेल है, सारी फंक्शनिंग जो है यही देखता है। मतलब इसकी परमिशन के बिना जो है कोई भी काम नहीं होता है। जैसे सीपीयू कंप्यूटर में होता है, सीपीयू कंप्यूटर से अटैच होता है, वो सारी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, ऐसे न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस जो हम सेल है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दो क्लासेस में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली न्यूक्लियस। जैसे ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा था, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल। तो एक ही टाइप के जो सेल से होता है, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे कहते हैं हम यूनिसेलुलर। और मल्टी मतलब कि बहुत सारे सेल, डिफरेंट टाइप के सेल से जो बना होता है उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, वह ऐसे ही जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस पे सेल दो में डिवाइड होता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफाई हम कर रहे हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होगा? न्यूक्लियस सर्कुलर होगा और नेकेड होगा। नेकेड का मतलब कि नो मेम्ब्रेन, इस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, इस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। अब जो मैंने पहले न्यूक्लियस बनाया था उस पे मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको बोल रहे थे। बट प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी न्यूक्लियस होगा वो एक तो सर्कुलर होगा, मतलब ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, और उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, नेकेड होगा वो। ठीक है, बिल्कुल कोई भी उसको कवर करने के लिए एनवेलप या आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग उसकी नहीं होगी, वो क्या होगा? बिल्कुल नेकेड होगा। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक का है। बट इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा और क्रोमैटिन भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा, सब कुछ चीज़ होगा। बट इसमें सर्कुलर होगा, नेकेड होगा, और इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही फ्रीली तैर रहा होगा, फ्रीली मूव कर रहा होगा। साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस है वो फ्रीली मूव कर रहा होगा। बट इसमें क्या होगा? एक फिक्स्ड पोजीशन पे होगा। क्या होगा? एक फिक्स्ड पोजीशन पे जो है वो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, सर्कुलर, नेक्ड, नेक्ड मतलब नो मेम्ब्रेन, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, सब कुछ होगा उसके बाद जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया आपको। इसमें जो है सेल में फ्रीली मूव करेगा, जो डीएनए सॉरी न्यूक्लियस है आपका, वो फ्रीली मूव करेगा, कहीं भी जाएगा। बट जो ये यूकैरियोटिक सेल है आपका, इसमें क्या है? एक फिक्स पोजीशन पर रहेगा, सेंटर पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आ गया कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जिनकी मेम्ब्रेन होती है खुद की। ठीक है, तो वो ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं होगी, जैसे कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
और गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं इसमें नहीं होंगी, इसमें सिर्फ एक नेकेड सर्कुलर न्यूक्लियस होएगा जो फ्रीली मूव कर रहा है किसके सेल के अंदर। बट इसमें जो है सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी। इसमें सारी मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। माइटोकॉन्ड्रिया, बीईआर, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, सब जो है इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे डीप में। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया। और क्या होगा, अब जो प्रोकैरियोटिक का साइज होगा वो जनरली क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, बट इसका क्या होएगा, यूकैरियोटिक का जनरली लार्ज, बड़ा होगा सेल का साइज। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें तो सिर्फ एक न्यूक्लियर नेकेड सर्कुलर फॉर्म में है जो कि फ्रीली मूव कर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या है, लार्ज इसकी साइज है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शनिंग्स होने हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वेल डिफाइंड नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें सर्कुलर नेकेड फॉर्म में जो है न्यूक्लियस पड़ा होता है और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है, ये स्मॉल होता है साइज में, ये लार्ज होता है। ठीक है, इतना डिफरेंस क्लियर है, इतना सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बैक टू द टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं। क्या होंगे आपके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के फंक्शन। पहला तो यही कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो क्या लिखेंगे, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज all the metabolic activities। ठीक है, एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्या करेगा, सेल साइकिल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, सेल साइकिल को मेंटेन करके रखता है और इंफॉर्मेशन पास आउट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। इसके पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर है डीएनए, जो जिसमें हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये और क्या करता है कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को जो है आगे पास ऑन करने में हेल्प करता है। मतलब अगर इसी से जो है एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, डीएनए जो है वो पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया न्यूक्लियस का, दिखता कैसा है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं,
एंड फंक्शन पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को जो है डिफाइन किया जाता है। अब एक छोटा सा पार्ट है साइटोप्लाज्म, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। किसके अंदर होता है, दोनों सेल्स के अंदर, एनिमल सेल भी और प्लांट सेल भी। उसके अंदर क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो अभी साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं।